हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। कैसे हो ये सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे से जा रही है लाइफ पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन शॉट ऑफ वट वन शॉट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज में से ये सबसे ज़्यादा मैसेज आता है कि सर अल्कोहल, फिनॉल, इथर का वन शॉट बना दो। तो आज आप सबकी मानते हुए अल्कोहल, फिनॉल, इथर का वन शॉट करने जा रहे हैं हम। रात के 10:15 बज चुके हैं मेरे घड़ी में। तो बीच में पर्व की साउंड आएगी, थोड़ी बहुत रोने की, तो एडजस्ट कर लेना। और बेटा जी, इसमें हम पूरे पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जो भी इस चैप्टर में है, एनसीईआरटी में जो भी कुछ दे रखे हैं, जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। बट इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्रीवियस ईयर लगा लेना, सैंपल पेपर भी लगा लेना। ये चैप्टर का ओवरव्यू आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बहुत से चैप्टर के वन शॉट बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक है, सबको चेक कर लेना। और टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक, पीडीएफ के लिंक मिल जाते हैं। और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, अगर आईडी है। स्पेशली डाउनलोड नहीं करनी है, इंस्टा पहले से है तो कर लेना। और चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लो। तो बेटा जी, अपने पॉइंट पे चलते हैं। हमारा चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। 3 पार्ट में हम इसको करने वाले हैं। अल्कोहल पता नहीं किसे कहते हैं, गम बुलाने की दवा, है ना। अभी नहीं पढ़ो इन चक्रों में, अच्छी बात है, पढ़ना भी मत। तो अल्कोहल किसे कहते हैं? जैसे ROH, शराबी, है ना। फिनॉल किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है। और इथर किसे कहते हैं? ROR। ठीक है, एग्जाम्पल दूं मैं, लाइक C2H5OH है। क्लियर है? ये क्या है? अल्कोहल है। और बेंजीन OH फिनॉल होता है। और इथर क्या होता है? लाइक CH3OCH3। ये हमारे पास क्या है? एक इथर है। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, कि इनको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, अल्कोहल्स को, ठीक है, या फिनोल्स को, या फिर इथर्स को। तो सबसे पहले जो क्लासिफाई किया जाता है, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH के बेस पे। क्लियर है? लाइक एक कार्बन कार्बन की चेन है, और उस कार्बन कार्बन की चेन में एक OH लगा है, तो इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मान लो कि कार्बन कार्बन की चेन है, अगर उसमें 2 OH लगे हों, तो इसे बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर कार्बन कार्बन की चेन है और उसमें 3 OH लग जाए, किसी तरह से उसमें 3 OH लग जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोला जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर 3 से ज्यादा लगेंगे तो उसे बोला जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर कभी लगातार 3 कार्बन पे लगातार 3 OH लग जाते हैं, तो बेटा जी उसे बोला जाता है ग्लिसरॉल। लगातार 3 कार्बन पे जब लगातार 3 OH लग जाते हैं, तो उसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। और बहुत बार इसके बारे में पूछा भी गया है, ग्लिसरॉल के बारे में। अच्छा, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लिए प्रीवियस ईयर की, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ ये ग्लिसरॉल पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे डिग्री पूछी जाती है, भाई अल्कोहल की डिग्री बताओ, किस डिग्री का अल्कोहल है। लाइक कार्बन है, कार्बन पे OH लगा है। कार्बन कितने मोल आता है? 1 2 3 4। कार्बन है, कार्बन पे OH लगा, कार्बन कितने मोल आता है? 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन है, कार्बन पे OH लगा है, कार्बन कितने मोल आता है? 4। ठीक है, अब समझ के चलो कि यहां पर अगर एक R लगा है, ठीक है, एक तरफ R लगा है, R मतलब अल्काइल ग्रुप, या फिर यहां पर दो तरफ R लगा है, दो तरफ अल्काइल ग्रुप, या फिर 3 तरफ R लगा है। फोकस कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर कभी एक तरफ R लगता है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर किसी पे दो तरफ R लग जाए, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर किसी में 3 तरफ R लग जाए, तो बेटा जी उसे क्या बोलेंगे? टर्सरी अल्कोहल। इट इज प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी, और इट इज टर्सरी। और बाकी वो तो आपको पता ही है यार, वो पूछा जाता है आपसे सिंपल सिंपल से, कई बार बता भी दिए हैं मैंने। लाइक एक होता है विनाइल, ठीक है, एक हमारे पास होता है एलाइल, एक होता है बेंजाइल। विनाइल किसे कहते हैं? जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही OH ग्रुप लगा है, तो उसे बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। पूछा जा सकता है विनाइल, इवन अभी की बार जो सैंपल पेपर आया था, सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ कौन से वाला विनाइल है। और अगर कभी डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, तो उसे बोलेंगे एलाइल। और अगर बेंजीन पे एक कार्बन लग जाए और उस कार्बन से OH अटैच हो जाए, तो उसे बोलेंगे बेंजाइल। अच्छा, हाइड्रोजन लगा लेना,
हाइड्रोजन लगाना मुझे बड़ा टाइम वेस्टिंग सा लगता है, आप लोग लगा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है यहाँ से अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, फिर भी करना जरूरी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको एक अल्कोहल दिखाता हूँ। ठीक है, अल्कोहल है ROH। ठीक है, कुछ इस तरह से एक अल्कोहल को सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिनॉल को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ बेटा जी, तो फिनॉल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, बेंजीन OH। ठीक है, और अगर ईथर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROR। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन के बेस पे देखते हो, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, वेस्पर थ्योरी मैंने करवा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। वेस्पर थ्योरी के बिना भी आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ सकते, वेस्पर थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर कहीं पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 सॉरी, शेप होती है बेंट और वी शेप, और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो इन सभी की अगर आप शेप देखते हो तो सभी की जो शेप है वो बेंट और वी शेप ही है। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट फंडा कहाँ आता है? इंपॉर्टेंट फंडा आता है अबाउट देयर बॉन्ड एंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बॉन्ड एंगल। अल्कोहल का बॉन्ड एंगल कितना है? 108 डिग्री 9 मिनट, 109 डिग्री है फिनॉल के केस में, और इथर के केस में है 111.7 डिग्री। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इथर के केस में ये बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। ठीक है, अच्छा क्लियर है ना आप सबको? 2 बॉन्ड पेयर है तो 2 लोन पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बेंट और वी शेप होती है, और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका यही बन सकता है कि इथर के केस में बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा क्यों है। और इसका रीजन ये होता है बेटा, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं, ये अल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप बोले तो बड़े ग्रुप हैं, और बड़े बड़े ग्रुप हैं तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होगी, बड़ी बड़ी रिपल्शन होगी, और रिपल्शन होने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो आर आर है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने से बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा और 111.7 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल पे। ठीक है, और अच्छा रहता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा। सबसे पहला काम हमारा होता है चेन सेलेक्ट करना। कभी भी कोई नाम करते हैं तो सबसे पहले चेन सेलेक्ट कर लो। सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। इस केस में तो आपकी ये वाली जो चेन है ये पेरेंट चेन हो जाएगी। सिंपल बताया ना मैंने नोमेनक्लेचर के लिए रूल, PNA। ये प्यार नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, कैरियर बर्बाद करना होता है। ठीक है, तो पेरेंट चेन के बाद नंबरिंग करते हैं। ओहो, ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कर दीजिए दादा, किसने रोका है? 1 2 3 4 5। क्या बोलेंगे इसे? 5 कार्बन है तो 5 को बोलेंगे पेंटेन, एंड 2 पे अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 होल। अभी अगले का नाम करते हैं, अगले वाले के लिए करो। सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे, सो दिस विल बी योर चेन। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, 1 2 3 4। ठीक है, किया। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले होगा। अब 3 पे मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन, एंड 2 पे अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दादा, इसके बाद आगे मूव करते हैं तो चेन सेलेक्ट करेंगे, ये पेरेंट चेन हो जाएगी। नंबरिंग करेंगे भैया, 1 2 3 4 5। पहले नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट का, 2 पे 2 कार्बन का ग्रुप है, 2 इथाइल, और बेटा जी चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, पेंटेन, एंड 1 पे अल्कोहलिक ग्रुप है। अभी प्लीज यार ये मत बोलना कि सर नोमेनक्लेचर का बेसिक, इसमें नोमेनक्लेचर का बेसिक नहीं होता। अगर आपका नोमेनक्लेचर के बेसिक में कुछ दिक्कत है ना, कमेंट कर देना, और अगर 2-4 कमेंट से आगे तो मैं नोमेनक्लेचर सिखा दूंगा आपको, अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नोमेनक्लेचर नहीं कराऊंगा, हम सीधा कुछ एग्जांपल देखने हैं जिससे कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। ठीक है, अब लाइक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगेन वही बात, चेन सेलेक्ट करेंगे पहले तो ये हमारी चेन हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटेन, एंड 2 पे अल्कोहलिक ग्रुप है, ब्यूटेन 2 ऑल। पर की आवाज आ रही है,
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भैया। रात को बेडरूम में वीडियो बनाने पड़ते हैं क्योंकि बाहर गांव के डॉगी बहुत हैं, बड़ा भोंकते हैं वो, पर तो फिर भी थोड़ा बहुत ही रोएगा और तुम्हारा छोटा भाई है, समझ लेना। चलिए ये चेन हो जाएगी, ठीक है। और करेंगे भैया नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होगा? 5 को क्या बोलेंगे? पेंटेन 3 एंड अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 और। इसके बाद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास? पहले हम चेन सेलेक्ट करेंगे, सो दिस विल बी योर चेन, ठीक है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा 4 पे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है, 4 पे मिथाइल ग्रुप है, सो 4 मिथाइल, ठीक है। 4 मिथाइल और चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलेंगे? आई थिंक हमने नंबरिंग गलत की है, हम इस तरफ से नहीं करेंगे। हमें अल्कोहलिक ग्रुप तो 3 पे ही मिल रहा है ना, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को पास कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो बेटा 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 को बोलेंगे पेंटेन एंड 3 पे अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 और। अच्छा अभी एक चीज़ बोलूँगा कि इन दोनों का नाम आप लोग अभी पॉज करो वीडियो को और कमेंट सेक्शन में इन दोनों का नाम लिखो, पता लगे कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन की, कि अल्कोहल को प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम अल्कोहल्स को बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से बनाया जा सकता, सॉरी फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स से बना सकते हैं भाई। अल्कीन्स किसे कहते हैं? अल्कीन्स कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। लाइक ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है। अच्छा ये जो दोनों दो केस लिखे मैंने, एक होती है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन और एक होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं आपको इन दोनों में सीन क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों रिएक्शन में होता क्या है। इन दोनों रिएक्शन में एक्चुअल में हाइड्रेशन होती है। इन दोनों ही रिएक्शन में क्या होती है एक्चुअल में? हाइड्रेशन। बस ये है कि इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है, इसमें क्या होती है? डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होती है? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। बेटा जी कन्वर्जन बहुत आते हैं, ठीक है, आप सबने शायद तो देख भी लिए होंगे थोड़े बहुत कन्वर्जन, और मेरी बात पे बिलीव कीजिए बहुत बार इस टॉपिक से कन्वर्जन बने हुए हैं, सिर्फ इन दो से बहुत ज्यादा कन्वर्जन बने हैं। मैंने तो बच्चों की प्रैक्टिस कराई है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा कन्वर्जन बने हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो भी हम देखेंगे। तो एक में डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है, एक में इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है, एक में हम फॉलो करते हैं मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा रूल फॉलो करते हैं? मार्कोनिकोफ रूल। और एक में हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? एंटी मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है पता है ना? मार्कोनिकोफ रूल, नथु लाल हलवाई, नथु लाल हलवाई। क्या मतलब हुआ नथु लाल हलवाई का? नथु लाल हलवाई का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पोर्शन विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, की जो नेगेटिव पोर्शन है वो कहाँ जाएगा? लोअर हाइड्रोजन के पास। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या है? नथु हरा हलवाई, नथु हरा हलवाई। क्या मतलब होता है नथु हरा हलवाई का? नेगेटिव विल गोज टुवर्ड्स हायर हाइड्रोजन, कि जो नेगेटिव पोर्शन है वो कहाँ जाएगा? हायर हाइड्रोजन के पास जाएगा। क्लियर है? लाइक आपने एक अल्कीन ले लिया, ठीक है, अल्कीन लिया कुछ ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। अब इसमें पानी डालोगे और आप बोल रहे हो कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, तो किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन? एसिड की प्रेजेंस में होगी। इस डबल बॉन्ड को सिंगल में ब्रेक करो, CH3 CH CH2। अब कौन कहाँ जाएगा? रूल याद है ना नथु लाल हलवाई, कि जो आपका एडिटिव है, जो आप ऐड कर रहे हो, उसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो लोअर के पास जाएगा, यानी लोअर के पास, यानी कि OH यहाँ, H यहाँ। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ओल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन टू ओल। और अगर आप इधर ध्यान देते हो, सेम फंडा आपने यहाँ पे किया, क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने पानी डाला,
ठीक है। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में 2-3 बातें आप लोगों को याद रखनी है कि आपने पर लेना है BH3 बोरेन। बोरेन एग्जिस्ट नहीं करता, बोरेन एक्चुअल में डाइमराइज कर जाता है, डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बोरेन को स्टेबलाइज करने के लिए हम इसमें लेते हैं THF। ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप भी होता है इस रिएक्शन का, वो होता है पेरोक्साइड। याद रखिए जनरली पेरोक्साइड जब आता है ना, जनरली क्या आप देखोगे पेरोक्साइड जब आता है तभी एंटी मार्कोनिक फ्लू लगता है इन बेसिक मीडियम। तो इसके बाद क्या होगा, ये वाली रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है और ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है। इसके बाद क्या होने वाला है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल में तोड़ दो, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक गलती हो गई है मुझसे, आप मत करना, कि यहाँ पे मैंने जो पानी डाला है ये पानी डाल के आप दिखाओगे नहीं। सर क्यों नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपने ऊपर ही लिखा है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है, मतलब हाइड्रेशन होगी, पानी डाला जाएगा बट वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा। इस ये जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं BH3 THF H2O2 OH नेगेटिव, इन्हीं में से ही वाटर ऐड हो जाएगा बट आप दिखाओगे नहीं। ठीक है, प्लीज इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से देख लेना। ठीक है बेटा। और क्या हो जाएगा इसके बाद, नथु हराल भाई, वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो हाइयर के पास जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा OH और यहाँ जाएगा H। ये क्या बन चुका है, प्रोपेन 1 ओल। अब आप इन दोनों रिएक्शन पे फोकस कीजिए जरा एक बार। एक दोनों में हमने सेम ही लिया था, प्रोपेन लिया था, इसमें भी प्रोपेन ही लिया है। एक जगह पे क्या बन चुका है, प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल, और एक जगह पे प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल आ जाता है। तो आप इस तरह से इस कन्वर्जन को कर देने वाले हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपने एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन किसे कहते हैं, RC डबल बॉन्ड OR। इनकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन करने का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो। ऑक्सीजन भी हटा सकते हैं बट सिंस हमने अल्कोहल बनाना है तो मतलब नहीं बनता कि हम उसको हटाएं। तो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास H2 विद पैलेडियम ले सकते हो आप, या फिर NaBH4 ले सकते हो। विद पैलेडियम लिया हम लोगों ने तो क्या होगा, ये जो प्लस का ये जो कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड है ये इधर, इसको आप किस में ब्रेक कर दोगे, इसको आप सिंगल में ब्रेक कर दोगे। देन क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह से रिएक्शन होने वाली है। R, ओके, RC, इधर O, इधर H, इधर भी ये R, ये C, ये R और ये O। और बेटा जब डबल बॉन्ड सिंगल में बदलता है ना तो उनके बॉन्ड कम हो जाते हैं। तो उनके बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। आप नोटिस करोगे कि हमारे पास कैसा अल्कोहल बन चुका है, प्राइमरी अल्कोहल बन चुका है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो, ये हमारे पास क्या होगा भैया, ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल में बदला है तो इनको नुकसान हुआ है। यहाँ पर एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा, और ये हमारे पास कैसा अल्कोहल बन चुका है, ये हमारे पास बन चुका है एक सेकेंडरी अल्कोहल। किस तरह का अल्कोहल बन चुका भाई, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, और इससे रिलेटेड बहुत कन्वर्जन बन सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एक स्पेशल वीडियो में कोशिश करूंगा बनाने की। ठीक है। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं इससे हर तरह का अल्कोहल बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX, राहुल मांगे X। पागल है बेचारा जो अभी भी X को मांग रहा है। अभी एक आधा राहुल आएगा कमेंट सेक्शन में, मैंने तो X को नहीं मांगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला फंडा होता है ये कहाँ लगता है, ये कार्बोनिल ग्रुप पे लगता है। ठीक है, लाइक हमने एक कार्बोनिल लिया, मैं पहला केस करके दिखा रहा हूँ आपको। ये C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। इधर मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देता हूँ, लग सकता है, इसे इसे बोलते हैं मिथेनॉल। इसकी रिएक्शन कर दी मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि मैंने करा दी इसकी रिएक्शन विद CH3 MgCl के साथ। ठीक है बेटा। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल में बदलोगे। ठीक है। अब ये जो कार्बन वाला पोर्शन है ये कार्बन के पास जाएगा, और ये जो MgCl है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। कार्बन वाला पोर्शन कार्बन के पास CH3, और इधर क्या लग गया आपका MgCl। फिर आप इसकी हाइड्रेशन कर दोगे इन H पॉजिटिव, तो क्या होगा भैया, यहाँ से क्लीव कर जाएगा। ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये है C, इधर H, इधर H, इधर CH3, इधर O। इस O के साथ क्या जुड़ेगा, इस O के साथ H2O से H आएगा, और इस MgCl के साथ क्या आएगा Mg। देखिए H2O जो होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, H तो चला गया O के पास तो OH इधर आ जाएगा, ये बन गया।
क्लियर है कि नहीं। और ये हमारे पास एक कैसा अल्कोहल बन चुका है, अगर आप इसे नोटिस कर पा रहे हो दादा, अगर आप इसे नोटिस कर पा रहे हो तो ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। पता ना प्राइमरी अल्कोहल कैसे पता चलता है, कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो कार्बन, बताइए, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन ग्रुप से लगा है तो ये प्राइमरी है। इसके अलावा लाइक हम दूसरा देख लेते हैं, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस तरफ CH3 लगा देते हैं, ठीक है, इधर H। क्लियर है। एक अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए भी करना, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, ठीक है। अब डिफरेंस समझ रहे हो, इन तीनों केसेस में डिफरेंस क्या है। एक में हमने देखिए C डबल बॉन्ड सब में है, एक में दोनों जगह हाइड्रोजन लगाया है, एक में एक जगह कार्बन लगाया है, एक में फिर दोनों जगह कार्बन लगा दिया, ठीक है। इस तरह से कार्बन की डिग्री चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी है विद CH3MgX के साथ, CH3MgCl के साथ। अगर आप मैकेनिज्म पे फोकस करते हो तो होता क्या है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड को इधर खींच लेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये इधर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि मेटल है ना, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस पे ऐसा है और इस पे कैसे है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ता है, दैट्स वाई इस तरह से इनके जोड़े बनते हैं। बाकी सिंपल मैंने आपको बता ही दिया। क्या बता दिया मैंने आपको, सिंपल भाई क्या कर सकते हो, सिंपल साधारण भाषा में ये है कि कार्बन वाला ग्रुप कार्बन के साथ जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो CH3 और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, MgCl, ठीक है। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, विद वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा दादा, ये बॉन्ड क्लीव करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करोगे, ये हो जाएगा C, इधर ऑलरेडी एक CH3 लगा हुआ है, इधर एक H लगा हुआ है, इधर एक CH3, और इस O के साथ क्या जुड़ेगा, इस O के साथ H2O से H आएगा, और MgCl के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgCl के साथ क्या जुड़ जाएगा भाई, OH जुड़ जाएगा। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। लेट्स, तो बस यही तरीके हैं हमारे पास बनाने के, क्या बनाने के, अल्कोहल बनाने के। काश, और हम तो अंगूर से भी बना देते हैं, सुना है हमने, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी ना, तो दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक रहता है उनका बॉइलिंग पॉइंट और एक होती है सोलिबिलिटी, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ, वैसे जो अल्कोहल होते हैं आपने देखा भी होगा, अल्कोहल जनरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स विद अप टू 12 कार्बन आइटम्स आर लिक्विड। सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो बताइए, अल्कोहल पानी में घुल जाते कि नहीं, दारू पानी में घुल जाते कि नहीं, अच्छे से घुल जाती है ना। आपको बड़ा पता है सर, देखा है दुनिया को, खुद नहीं किया कभी। अल्कोहल्स विद स्मॉल पार्ट एज मिथेनॉल इथेनॉल आर मच लाइक वाटर दस मिसिबल विद वाटर। ये पानी के साथ घुल जाते हैं, और इसका रीजन ये होता है क्योंकि बेटा ये पानी के साथ ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो अल्कोहल होता है कुछ ऐसे ROH, ठीक है। वाटर होता है कुछ ऐसे HOH। अल्कोहल होता है कुछ ऐसे ROH, वाटर होता है कुछ ऐसे HOH, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बेटा अल्कोहल जो है पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है। बट एक चीज याद रखिए, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि कार्बन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, कार्बन पानी में घुलना पसंद नहीं करते। तो याद रखिए अल्कोहल पानी में घुलते हैं, ठीक है, और पानी में घुलते हैं अच्छे से, बट अगर कार्बन बढ़ेंगे तो वो पानी में नहीं घुलेंगे। क्लियर है। अब अगली बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब बहुतों से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका अल्कोहल का। और रीजन बिहाइंड दिस इज अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक ये हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप है, ये हमारे पास एक दूसरा अल्कोहल ग्रुप है, ये हमारे पास एक तीसरा अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या पॉसिबल है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। और अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो बेटा वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और अगर मॉलिक्यूल स्टेबल होगा दद्दा, क्या हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है।
और बाकी एक चीज तो आप लोगों को पता ही है, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलिकुलर मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ब्रांचिंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, ब्रांचिंग के। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगली बात की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया, इसके बाद क्या होगा भाई? ठीक है, बस दैट्स इट। क्लियर है? इनका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लाइक अगर मैं आपको बोलता हूं, हमारे पास ये ऑप्शन है कार्बन 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 OH, इसे बोलते हैं प्रोपेनॉल। ठीक है, ऐसे है कार्बन 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 OH, इसे बोलते हैं ब्यूटेनॉल। ठीक है, फिर एक कार्बन 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 OH, इसे बोलते हैं पेंटेनॉल। और फिर है कार्बन 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 OH, इसे बोलते हैं हेक्सेनॉल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, बहुत बेसिक बात है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और बेटा जी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप सबकी प्रेजेंस हो, आंसर ज्यादा से ज्यादा लिखो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अल्कोहल को बनाना सीख लिया, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी कर ली। अब बात करते हैं थोड़ी सी फिनोल की। फिनोल को कैसे बना सकते हैं? फिनोल को बनाया जा सकता है फ्रॉम हेलोअरीन। ये रिएक्शन अगर आपने देखी हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को शास्त्रों में नहीं, हेलोअल्केन हेलोअरीन में किस नाम से जाना जाता था? डोज प्रोसेस। किस नाम से जानते थे इसको? डोज प्रोसेस के नाम से जानते थे। इस वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और डोज प्रोसेस कौन सी थी? धिंचक पूजा बीए पास, है ना बेटा? धिंचक पूजा बीए पास। क्या मतलब हुआ सर धिंचक पूजा बीए पास का? इसका मतलब हुआ डोज प्रोसेस में, डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन, डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फिनोल के अंदर। यही है डीसीपी, धिंचक पूजा। डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है फिनोल के अंदर। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और ये हमारे पास है फिनोल। ये हमारे पास है फिनोल। फिनोल मतलब जिसमें बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है। ठीक है, और बीए पास का मतलब क्या है कि आपने इसमें बेस लेना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बेस लिया गया है, एसिड लिया गया है। बेस लेना है, बीए का मतलब होता है बेस एंड एसिड। और कुछ खास कंडीशन रहती है टेम्परेचर की एंड प्रेशर की। टेम्परेचर की कंडीशन की बात करूं तो 623 केल्विन, एंड प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पे रहेगा 300 एटमॉस्फेरिक। 300 एटमॉस्फेरिक। क्लियर है? बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये डोज प्रोसेस है और इसमें हमने फिनोल बना लिया। बाकी एक दूसरा तरीका भी रहता है कि आप फिनोल को ट्रीट कर दो किसके साथ? फिनोल को ट्रीट कर दीजिए विद ओलियम। फिनोल को नहीं, बेंजीन को। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7, और बेंजीन पे अटैक कौन करता है? देखिए ये ब्रेक हो जाता है H2SO4 में एंड SO3 में, तो ये जुड़ जाता है बेंजीन के साथ। क्या जुड़ के जुड़ेगा भाई? SO3H, एक H हाइड्रोजन से ही आ जाएगा। फिर आप इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? NOH के साथ। तो भाई आप किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सीधा इसमें करने के बाद आप इसको कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई? बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, फिनोल लग जाएगा। और ये बीए पास तो हर जगह रहता ही है यार, बेस और एसिड बहुत जगह देखोगे आप, ये इकट्ठे ही चलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बहुत फेमस है फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट से कैसे बना सकते हैं भाई? डाइजोनियम सोल्ट इज बेंजीन के ऊपर N2Cl लगता है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसकी रिएक्शन करवा दोगे आप विद वाटर, तो बेटा इसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा गर्म करोगे। जनरली आपने जब भी डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन देखी होंगी तो कुछ इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, ये यहां से क्लिप होगा, बेंजीन अलग, N2 अलग एंड Cl अलग, ये होता है। और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? जो इसका नेगेटिव पोर्शन है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव है, तो यहाँ से इसका नेगेटिव पोर्शन जुड़ जाएगा OH, और ये H इसके साथ HCl। ठीक है कि नहीं? और इसके बाद इसकी रिएक्शन करते हैं हम लोग, क्यूमीन प्रोसेस है। क्यूमीन प्रोसेस किसे कहते हैं भाई? क्यूमीन प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखते हैं हम लोग, ओ कमीने फिनोल। ओ कमीने फिनोल, फिनोल। ठीक है, क्यूमीन प्रोसेस में आप फिनोल बना देते हो। कैसे बनाते हो? सबसे पहले आप क्यूमीन लेते हो। क्यूमीन क्या होता है बेटा?
जब बेंजीन के ऊपर लगाओ कुछ इस तरह से, ये CH, ये CH3, ये CH3, इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी O यानी ऑक्सीडेशन करोगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है, ऑक्सीजन बीच में लिंक करेगा कुछ इस तरह से, इसे बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। CH3 ये ऑक्सीजन बीच में लिंक करेगा, लिंक कर गया। अब इसको थोड़ा सा गर्म करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आप नोटिस करोगे कि ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH, और बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोल देते हैं हम लोग, फिनोल। ठीक है कि नहीं। ये हमारे पास क्यूमीन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है क्यूमीन की ऑक्सीडेशन की। तो एरियल ऑक्सीडेशन हुई ऑक्सीजन बीच में, और फिर थोड़ा सा गर्म करने के बाद ये CH3 CO CH3 अलग हो गया, और ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH बच गया, ये है फिनोल। तो ये हमारे सारे के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। और इसे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट फिजिकल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है, कि फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या फंडा है। फिनोल बोला किसे जाता है भैया, जब बेंजीन पे OH लगा होता है ना, इट इज फिनोल। ठीक है, अब कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट है, सिंपलेस्ट फिनोल्स आर लिक्विड और लो मेल्टिंग सॉलिड। मतलब फिनोल में देखिए 6 कार्बन से स्टार्टिंग होती है, और 6 कार्बन अच्छे कार्बन माने जाते हैं। 6 कार्बन तो अगर अल्केन में भी है तो वो भी लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और ये तो फिनोल है, बेंजीन बना रहा है, तो ये लिक्विड होगा, और जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। अगली बात की तरफ चलते हैं, फिनोल्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अराइल ग्रुप। थोड़े बहुत घुल जाते हैं ये पानी में फिनोल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। और अगली बात करें तो दे आर कलरलेस, कलर कोई नहीं होता, बट जैसे ही आप इनको हवा में रखते हो तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन की वजह से अपना कलर चेंज कर ले जाते हैं, और कलर शो करने लग जाते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल एसिडिक होता है कि नहीं। तो आपको सिंपल बोलूं, अल्कोहल एसिडिक नहीं होता, और अगर थोड़ा बहुत भी इसका एसिडिक नेचर है ना, तो वो किसकी वजह से, ROH होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डाल सकते हैं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ये यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीव कर सकता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है, वरना अल्कोहल अच्छा एसिड नहीं माना जाता। ठीक है, कभी भी नहीं माना जाता। तो लिखा भी हुआ है, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH। और देखिए जितने यहाँ पर हमारे जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फोकस करना यहाँ पर, मैं आपको अल्कोहल बना के दिखा रहा हूँ। जैसे एक कार्बन है, इसके पास OH लगा, कार्बन कितने बनाता है, 1 हो गया, 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे। ठीक है, फिर कार्बन हो गया, इसके पास OH लगा हुआ है, इसके पास एक कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर H। फिर कार्बन हो गया, OH, और इसके पास लगे हुए हैं 2 कार्बन वाले ग्रुप CH3 और इधर H। ठीक है, सिमिलरली एक और अल्कोहल हो गया COH, और इसके पास कितने बेटा जी, यहाँ पर 3 कार्बन वाले ग्रुप लगे हुए हैं। पता ना आपको ये डिग्री वाला क्या फंडा है, बता रखा है मैंने। इसे बोलेंगे हम लोग 0 डिग्री। ये हमारे पास है 1 डिग्री, ये हमारे पास है 2 डिग्री, ये हमारे पास 3 डिग्री। तो ये जो होते हैं ना, ये जो ग्रुप लगे हैं, लाइक यहाँ पर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे ये CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और इस केस में बात करें तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो याद रखिए, जितने मिथाइल ग्रुप बढ़ते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा घटती है। तो पहली तो बात ये, कोई भी अच्छा एसिड नहीं है, बट इनमें भी अगर आप कंपैरिजन करो तो सबसे बढ़िया एसिड कौन से वाला होगा, फर्स्ट वन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इलेक्ट्रॉन देना, एक चीज मैं बता देता हूँ, बीडी वर्ड मैंने आप लोगों को कई बार याद कराया, बीडी का मतलब क्या होता है, कि जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अच्छा बेटा जी, एक चीज मैं बोलूंगा, देखो हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होने लग जाए, बट मैं आपको बोलूंगा अपनी पूरा वन शॉट अच्छे से देखना है, आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है ना।
तो बेस का मतलब होता है जो डोनेट करते हैं। हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ लेके आ रहा है, ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप आएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो फिनोल एक अच्छा एसिड है, बहुत अच्छा एसिड है, सुंदर प्यारा अत्यंत प्यारा एसिड है। और इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है? इसको प्रूव किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन हमने एक मेटल के साथ कराई, तो फिनोल अपना H पॉजिटिव बहुत आसानी से रिलीज कर देता है, और उस H की जगह Na चला जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। एसिड क्या होते हैं? जो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। या फिर ये होता है, ये तो बहुत छोटी क्लासेस में भी अपनी डेफिनेशन पढ़ी होगी, एसिड किसे कहते हैं? जो किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं। लाइक यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH लगा है, इट इज फिनोल। इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ कराई, तो क्या होगा? ये Na इस H की जगह जाएगा, ये बन जाएगा ONa, सोडियम फिनोक्साइड, दैट इज सोल्ट, एंड प्लस में क्या बन गया? H2O। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो रेजोनेंस इन फिनोल की बात करते हैं। फिनोल के अंदर रेजोनेंस होती है, इसी वजह से ये एसिडिक होता है नेचर में। क्लियर है? फिनोल के अंदर रेजोनेंस होती है, और कौन सी रेजोनेंस होती है? देखो बेटा, ये चीज मैंने बताई है आपको, और दोबारा याद दिला देता हूँ। लाइक ये बेंजीन है, ये बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है। अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उसके पास लोन पेयर है, तो वो हमेशा कौन सी रेजोनेंस शो करेगा? पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा। पॉजिटिव रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? कि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। उसमें ये जो साइट है, स्पेसिफिकली ये ऑर्थो साइट, ये पैरा साइट, ये ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं हो रही है? आप इसमें चले जाइए, लाइक ये फिनोल है, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, ज्यादा वाइब आए आपको, सो दैट, ठीक है, और कई बार समझा दिए है मैंने, लास्ट चैप्टर में भी समझाया था। तो बेटा लाइक ये हमारे पास, ये इसके लोन पेयर है। आगे चलेंगे, आगे जाएंगे तो बॉन्ड बनेगा, जिससे अगला बॉन्ड, देखो रेजोनेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देना, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बना देना, यही चलेगा बार बार। चलिए, इलेक्ट्रॉन आगे गए, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर क्या बना दिया? बॉन्ड, जिससे इस कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होने लगेंगे, तो ये अगले बॉन्ड को आगे शिफ्ट मारेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। फिर ये इस नेगेटिव को यहाँ बनाएगा, नेगेटिव से यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा, जिससे कि इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट मारेगा, फिर इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे, इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, से बॉन्ड बनेगा, जिससे इस कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होने लगेंगे, तो इस बॉन्ड को आगे भेजेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव को इधर शिफ्ट मारेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनने लगेगा, और इस बॉन्ड की वजह से इस कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होंगे, तो दोबारा से बार बार क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, और इससे अगला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा, देखो बॉन्ड, और इससे अगले बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, और इससे अगला बॉन्ड क्या बना रहा होगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, इससे अगला बॉन्ड क्या बना रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। ये फंडा है, ठीक है कि नहीं? जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ये हाइड्रोजन को फेंक देता है बाहर निकल, और ये एसिड बन जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है कि देखो बेटा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? मतलब जनरली जो आप देखोगे सभी चैप्टर में, वो NO2 है, नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेगा। वो हमेशा इंक्रीज करते हैं किसको? एसिडिक स्ट्रेंथ को। किसको? एसिडिक स्ट्रेंथ को। और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से मेरा तात्पर्य है मिथाइल ग्रुप या मिथॉक्सी ग्रुप, अगर कभी ऐसे ग्रुप हैं तो ये इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। याद रखिएगा एक बात को, क्लियर है? अब यहां पर आप ध्यान दो, तो एक में ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि ये CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहां पर ये NO2 ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, दैट्स व्हाई ये भाई साहब फिनोल ज्यादा एसिडिक हो चुके हैं। और यहाँ पर फिनोल पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो, सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो चुकी है। बात हम एसिडिक स्ट्रेंथ की कर रहे हैं। इवन यहाँ पे एक टेबल भी दी गई है, ये आप सबकी हेल्प करने को दी गई है कि आप पता लगा सको। अच्छा, एक बात याद रखिए हमेशा, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। एंड दूसरी बात अगर हम करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। पी के ए क्या होता है? नेगेटिव लोगारिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ ऐसे लिखेंगे 1/पी के ए। क्लियर है? तो समझिए कि जिसकी पी के ए की वैल्यू ज्यादा है इट मीन्स वो घटिया एसिड है, या जिसकी के ए की वैल्यू ज्यादा है वो उतना अच्छा एसिड है। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अब देखो लाइक यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल एक अल्कोहल है, इसकी पी के ए की वैल्यू देखो एक बार आप, ठीक है, कितनी ज्यादा है। और यहाँ पर एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को चेक करो, इसकी पी के ए की वैल्यू कितनी कम है? 7.2 है। भैया जितनी कम होगी ना उतना बढ़िया एसिड होगा, जितनी कम होगी ना भाई उतना बढ़िया एसिड कहलाएगा वो। कम होनी चाहिए वैल्यू, इसकी कम है। और मैंने बोला तो इथेनॉल अच्छा एसिड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल घटिया एसिड है वो। क्लियर है? और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि लाइक फिनॉल है, फिनॉल एक अच्छा एसिड है, बिल्कुल बढ़िया एसिड है, और ड्यू टू रेजोनेंस है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा देता हूँ, NO2 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए, कितने NO2 ग्रुप लगा दिए हैं? 2। या फिर मैंने यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे मैंने लगा दिए 3 NO2 ग्रुप। तो याद रखिए जितने NO2 ग्रुप लगेंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो मींस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई मैंने आपको इतनी डिटेल में कोशिश की है इसको समझाने की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात बन जाती है। अल्कोहल क्या होता है? ROH। इसकी रिएक्शन करा दोगे आप लोग विद व्हाट? विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है ना, इट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो क्या होगा, इस OH की जगह पे Cl चला जाएगा बड़ी आसानी से। ये क्या बन जाएगा? RCl एंड प्लस में क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये SN1 का मैकेनिज्म फॉलो करती है। ये फॉलो करती है SN1 को, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को। तो उसका ऑर्डर क्या होता है SN1 का? SN1 का ऑर्डर होता है, सबसे बेस्ट रहेगा टर्सरी, फिर रहेगा सेकेंडरी, और फिर रहेगा प्राइमरी। चलिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ, थोड़ी ज्यादा वाइब आएगी आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लाइक आपने एक अल्कोहल लिया, ठीक है, आपने एक अल्कोहल लिया, अल्कोहल क्या है? टर्सरी है, ठीक है। चलिए आपने एक अल्कोहल ले लिया ROH, और ये क्या है? टर्सरी है, CH3 CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पर एक अल्कोहल लिया जो कि सेकेंडरी है, OH CH3 CH3 H। एक अल्कोहल लिया जो कि प्राइमरी है, CH3 H H OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी है विद किसके साथ? HCl, इसकी भी विद HCl, इसकी भी विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 ZnCl2। मैंने बता दिया आपको ये क्या है बेटा? ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, और ये क्या है? प्राइमरी है। तो टर्सरी रिएक्शन बड़ी फास्टली हो जाएंगी, बहुत फास्टली हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है, बहुत फास्टली। तो हमें देखने को मिलेगा थोड़ी देर में ये हो जाएगा, ठीक है। इस OH की जगह बेटा जी क्या चला जाएगा? इस OH की जगह पे आपका Cl चला जाएगा बहुत जल्दी ही, और प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास? H2। ठीक है, अब ये जो हैलोल्केन बना है ये पानी में नहीं घुला करते। हैलोल्केन में आपने देखा भी होगा कि ये पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। अब ये पानी में तो घुलते नहीं है, तो यहाँ पे ना टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, गंदा सा पानी बन जाता है, और एकदम से बन जाता है। इसमें लिखा जाता है टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। अब जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर है CH3
CH3H, और इसमें क्या डाला हमने, इधर क्या आएगा, देखिए इस OH की जगह पे क्या चला जाएगा, Cl, ये चला जाएगा बेटा Cl इधर, एंड प्लस में H2। इस रिएक्शन को होने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा टाइम लगेगा और टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद अपीयर होगी। और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रिएक्शन ही नहीं करता, बहुत टाइम लगता है, तो इस रिएक्शन में हमें गर्म करना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन होगी। ये हो जाएगा CH3, ये C, ये H, ये H, और इधर क्या आ गया Cl, और प्लस में क्या बन गया H2। तो यहाँ पे इमीडिएटली अपीयर हो जाती है, यहाँ पर 5 मिनट लगते हैं, और यहाँ पर टर्बिडिटी अपीयर होती है ऑन हीटिंग, जब हम गर्म करेंगे तभी टर्बिडिटी अपीयर होगी। नेक्स्ट अभी हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूव करना है हमने। कैसे रिमूव होगा भाई, ध्यान दीजिए, हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2, ठीक है, OH। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिड का यूज कर सकते हैं, एसिड अच्छे से डिहाइड्रेशन कर सकता है। तो एसिड लेंगे हम H2SO4। क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे लोगे H2SO4 को डिहाइड्रेशन करोगे तो बेटा ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाएगी। देखिए आप इसको कुछ ऐसे लगाइए, CH3 CH2 OH, ठीक है, इसका OH इसके H के साथ बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, ये बाहर निकल गया H2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली हम यहाँ पर एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH OH, इधर है CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज H2SO4। तो क्या होगा, ये OH इस H के साथ बाहर निकलेगा, किसी के साथ भी बाहर निकल सकते हैं इन दोनों में से। तो प्लस में क्या बन जाएगा H2, और यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। टेम्परेचर का फंडा रहता है थोड़ा सा, जब हम टेम्परेचर करते हैं 443 केल्विन तो ये हमें देखने को मिलता है। हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है। और अगर यहीं पर हम CH3 COH CH3 CH3 इसको करें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होगा, ये OH निकलेगा इस H के साथ, OH और H बाहर निकल के क्या बन जाएंगे, OH और H बाहर निकल के बन गए H2, और यहाँ पे क्या बन गया CH3 CH3 CH2, बॉन्ड कम हो रहे हैं तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी कभी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन बन जाएगा अल्कोहल से। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन कर देते हैं। तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा भाई, लाइक आपने एक अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, ये रिएक्शन CBSE के सैंपल पेपर में थी, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ये रिएक्शन होगी, ठीक है। देन आप क्या नोटिस करते हो कि यहाँ से ये H निकलेगा, यहाँ से ये H निकलेगा, ठीक है, गलत हो गया ये H और ये H निकाल दो ऐसे। हम कुछ कलाकारी करने की सोच रहे हैं, ये कलाकारी हो नहीं रही है। हाँ ठीक है, H बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, कॉपर लेना पड़ेगा आपको, कॉपर लेके इसको गर्म करना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा CH3 CH और ये O, बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, तो ये क्या बन चुका है हमारे पास, अल्कोहल। नहीं, ये हमारे पास क्या बन चुका है, अल्कोहल तो था, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है। दोबारा से CH3 CH, इधर CH3 OH, कॉपर लिया। अच्छा, एक कैसा अल्कोहल है, अभी ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, तो क्या होगा दादा, यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे। भाई 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 ऐसे मत करो ना यार, सही से हो जाओ, मतलब फिर तो आप ये बोलो कि कलाकारी ना करें। नहीं यार, कलाकारी में मज़ा नहीं आ रहा, सिंपल रखते हैं। तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, H बाहर निकला, H2 बना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH3O। अब देखो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास से गया है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास से, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बट इन केस अगर आपने टर्सरी ले लिया CH3
सी इधर CH3 OH कॉपर लिया, आप डिहाइड्रोजनेशन करना चाह रहे हो, हाइड्रोजन को बाहर निकालना चाह रहे हो। हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकलेगा? देखिए एक हाइड्रोजन निकलेगा OH वाला और एक हाइड्रोजन निकलेगा कार्बन वाला। बट दुख की बात यह है किस केस में कार्बन के पास हाइड्रोजन है नहीं, तो इन केसों में क्या होता है, इन केसेस में डिहाइड्रोजनेशन होता है। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में डिहाइड्रोजनेशन ना होके इस केस में हमारी रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन होगी? डिहाइड्रेशन। तो कर दीजिए, ये क्या होगा बेटा? CH3 CH3 एंड ये CH2। देखिए आपका OH जो निकला है, एक तो यहाँ से निकला है OH, इधर से गया है H, OH और H बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और हमें क्या मिलेगा? अल्कीन। ऊपर क्या था? एल्डिहाइड, और ये क्या है? कीटोन। अच्छे से देख लेना कि जब कॉपर आएगा डिहाइड्रोजनेशन होगी, बट टर्सरी अल्कोहल में नहीं हो सकती, वहां पे हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट में? वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट में बनने वाला है अल्कीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं? तो लाइक हमारे पास कोई भी है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, सेकेंडरी लाइक हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2OH, ठीक है ना? तो इसकी आपने क्या कर दी? ऑक्सीडेशन कर दी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को हटाना। और यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो, लाइक PCC लिया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है? तो बेटा वो क्या करेगा? अपना एक ऑक्सीजन भेजेगा, ठीक है, और वो यहाँ से इन हाइड्रोजन को उड़ा लाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा? H2, ये क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बनाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, CH3 CH, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है OH। तो क्या होगा भाई? बोलिए क्या होगा? ये अपना अगेन H भेजेगा, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर ये ओके CH3 और धीरे धीरे H। आई थिंक ये अभी भी सेकेंडरी अल्कोहल है, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आपने PCC लिया, PCC मीन्स पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा भाई? बोलो, ये अपना ऑक्सीजन भेजेगा और वो इनको कुछ ऐसे बाहर निकाल लाएगा, इन 2 हाइड्रोजन्स को निकाल लाया। यहाँ पे क्या बच गया? CH3 C CH3 एंड डबल बॉन्ड O। अच्छा, डिहाइड्रोजनेशन में भी कुछ ऐसा था, बट डिहाइड्रोजनेशन में बाहर हमारा निकल रहा था H2, बट जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भेज रहे हैं, तो वो H2 के साथ ऑक्सीजन बाहर निकल के आ रहा है, तो प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है, बट जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड या कीटोन ही बन रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि अगर आप अल्कोहल की ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक ठाक से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, लाइक आपने लिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहल की और वो उसे सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? लाइक आपने इथेनॉल लिया, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल लिया, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल लिया, तो वो सीधा उसको बेंजोइक एसिड बनाएगा। अब 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? KMnO4 एंड K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसिडर किए जाते हैं। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसकी 2 बड़ी फेमस रिएक्शन रहती हैं। एक होती है जिसे हम बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन, और एक इसे बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इतने बहुत लगा दिए, यहीं से भरोसा कर सकते हो, भयंकर रिएक्शन है यार, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है? ध्यान दीजिए, कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होगा? कोल्ब, देखो इन दोनों रिएक्शन में ना एक चीज कॉमन होती है कि इन दोनों की रिएक्शन की जो स्टार्टिंग होती है ना, फिनोल से होती है, ठीक है? किससे होती है? फिनोल से होती है, दोनों ही रिएक्शन की। और फिर उसके बाद BA पास तो याद ही होगा, बेस होता है और एसिड होता है ना? दोनों में ही बेस और एसिड भी होता है, बेस होता है एंड एसिड होता है। अब जो जरूरी बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कोल्बे की कार एंड रामू का आलू। कोल्बे की कार यानी कि कोल्ब रिएक्शन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हो, यानी कि इस OH के साथ क्या लग जाएगा? COOH। और रामू का आलू यानी राइमर टाइमर रिएक्शन में आप आलू लगाते हो, आलू यानी एल्डिहाइड लगाते हो। इसे बोला जाता है बेटा सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड। शायद दिखाई भी दे रहा हो, या ज्यादा छोटा होगा तो सॉरी।
एंड इसे बोलते हैं रामू का आलू, मतलब राइमर टाइम रिएक्शन में आप आलू एल्डिहाइड लगाते हो, इट इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है? अब जो ये तो बात होगी, ठीक है, सिमिलैरिटी आपको समझ में आ गई कि दोनों फिनोल से होती है, NaOH होता है, कोलबे की कार है, रामू का आलू है। अब कार बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आलू बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ता है? क्लोरोफॉर्म, CaCl3। ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश पॉइंट है, याद रख लेना। ठीक है। और अगर कभी फिनोल की रिएक्शन करवा दी जाए भैया जिंक के साथ, देखिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे बदचलनों में से कोई देखा जाए ना, सबसे ज्यादा जो बदचलन है, कैरेक्टरलेस है, जिंक इज वन ऑफ देम। जिंक बहुत जगह देखोगे आप लोग भाई साहब निकाल के, मतलब बाहर हो जाता है, किसी भी चीज के साथ बाहर हो लेता है वो। तो यहाँ से ये जिंक ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाता है, ZnO बन जाता है। और यहाँ पर बाकी इसके बदचलन होने का बहुत फायदा है, क्योंकि फिनोल से फिर बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो सकते हैं। फिनोल इज बेंजीन के प्रोवेज, जिंक के साथ रिएक्शन की, जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर ZnO, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है? बेंजीन बन गया है। ठीक है। और अगर आप इस फिनोल की रिएक्शन कराओगे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, फिनोल की ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई हुई है, फिनोल की तो सारी इंपॉर्टेंट है, Na2O Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, देन क्या होगा? ये बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन भी कुछ इस तरह से होती है कि दो कीटोनिक ग्रुप लग जाते हैं, इट इज नोन एज बेंजोक्विनोन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपने फिनोल की नाइट्रेशन की, रेजोनेंस समझा दी ना मैंने कि पॉजिटिव रेजोनेंस होती है इसकी। अगर आप इसकी नाइट्रेशन करते हो, देखिए दो तरह से नाइट्रेशन होती है इसकी। एक आपने नाइट्रेशन की है नॉर्मल पानी के साथ, पानी डाल दिया, मतलब 20% HNO3 है। और एक आपने इसकी नाइट्रेशन किया कंसंट्रेटेड 100% विद H2SO4, H2SO4 भी है साथ में। तो बेटा आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। देखिए जब आप फिनोल की नाइट्रेशन करोगे 20% HNO3 है, तो मोनोनाइट्रेशन होगी, मतलब मोनोनाइट्रिक प्रोडक्ट मिलेगा। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये है पैरानाइट्रोफिनोल। बट अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है, तो ये तीनों पोजीशन पे एक ही टाइम पे अटैक करेगा। ऑर्थो पे भी अटैक कर दिया, पैरा पे भी अटैक कर दिया। और ये क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, जो कि एक एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है। सेम इसकी ब्रोमिनेशन होती है। मीडियम देखना है, आ सकता है पेपर में बेटा, आ सकता है कि आपने फिनोल लिया, इसकी ब्रोमिनेशन की विद CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, तो मोनो ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, या तो होगा, मतलब दोनों मिलेंगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। बट अगर आपने इसकी ब्रोमिनेशन की है विद वाटर, इसका इवन नाम भी होता है, इसे बोलते हैं ब्रोमिन वाटर टेस्ट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, इसे बोलते हैं ब्रोमिन वाटर टेस्ट बोला जाता है इसे, ब्रोमिन वाटर टेस्ट। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा बेटा, ये सारी जगह पे, ये जो ब्रोमिन है, ये सारी जगह पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी। इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, एंड ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। हो जाएगा। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट इथर्स। आसान था यार ये तो। ठीक है। और क्या रहेगा भाई? इथर्स की बात करते हैं तो इथर्स में क्या होता है? इथर्स होते हैं ROR, ROR। ठीक है। अगर आप इनकी दूसरी बात करते हो, इथर्स का नाम करें, इनको बोलते हैं एल्कोक्सी अल्केन। क्या बोला जाता है इन्हें? एल्कोक्सी अल्केन हम लोग बोलते हैं। लाइक कहीं पे है CH3O CH3, तो इसका नाम क्या होगा? इसको इकट्ठा बोल देंगे, इट इज नोन एज मिथोक्सी, एंड ये कार्बन है मिथोक्सी, मीथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। लाइक यहाँ पर है CH3O C2H5, मतलब ये जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो सिंपैथी है वो किसके साथ रहेगी? जो कम कार्बन वाला है। ठीक है। तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसे बोल देंगे मिथोक्सी इथेन। तो क्या बोल देंगे बेटा जिसे हम लोग? मिथोक्सी इथेन। मान लो ऐसे हो जाए CH3O और C3H7। अगेन मैंने बोला ऑक्सीजन की सिंपैथी किसके साथ रहेगी? जो कम कार्बन वाला है। तो इसे क्या बोलेंगे? मिथोक्सी, एंड ये C3H7 है, इसे क्या बोल लेंगे भाई? प्रोपेन। मिथोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? अगर प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है इसको, ध्यान दीजिए। अभी हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। अभी थोड़ी देर पहले हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे थे, है ना? याद होगा आप लोगों को, मैं बताता हूँ। लाइक आपने अल्कोहल लिया CH3 CH2OH और H2SO4 लिया,
और टेम्परेचर आपने लिख दिया 443 केल्विन, बढ़िया टेम्परेचर है। तो क्या होगा, ये OH इन भाई साहब के H के साथ बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा H2O और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट अगर आपने टेम्परेचर इतना ना करके आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, 413 केल्विन कर दिया, मान के चलो ये एक अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है, ये एक और अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है तो अल्कोहल ही, H2SO4 है और टेम्परेचर लिया 413 केल्विन, कम टेम्परेचर है ना तो ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी कुछ इस तरह से, ये H बनी नहीं बात जो बनाना चाह रहे थे भैया, इसका H, इसका OH, ठीक है। तो ये बेटे क्या बन गया, H एंड OH मिलके H2 और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया C2H5O C2H5, दैट इज इथर, टेम्परेचर 413 केल्विन लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस तो बहुत फेमस है ही है, विलियमसन सिंथेसिस तो सुना ही होगा आप लोगों ने, पिछले चैप्टर में करवाया था हमने। आपके सर ने हमेशा एक चीज़ बोली है कि भाई बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बट एक भाई साहब पड़ गया, कौन थे वो भाई साहब, विलियम का सन बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया और उसका बाबू सोना हैलोल्केन। हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई रोना हैलोल्केन की याद में, हम उसे क्या बोलते हैं भाई, रोना हैलोल्केन की याद में। बट वो फिर भी रो रहा है, फिर भी रो रहा है वो, आरो आरो, ठीक है ना कि नहीं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, तो होगा क्या एक्चुअल में, ये चीज़ है मेटल लव्स नॉन मेटल, है ना, मेटल जो है नॉन मेटल से अत्यंत प्रेम करती है। तो बेटा ये चीज़ तो बाहर निकल गई, क्या चीज़ बाहर निकल जाएगी यहाँ से, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। तो ये चीज़ तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे NX एंड प्लस में क्या बन गया इथर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, RONA का मतलब क्या है, लाइक आपने लिया CH3ONA, ठीक है, और इसकी ये है सोडियम मिथॉक्साइड और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद CH3Cl। तो मेटल तो नॉन मेटल से अत्यंत प्रेम करती हैं भैया, ठीक है, ये मेटल है एक और ये एक नॉन मेटल है, तो ये चीज़ तो बाहर निकल जाएंगी। इन्होंने क्या बना दिया NaCl और यहाँ पर CH3OCH3, ठीक है। अब विलियमसन सिंथेसिस याद रखिए, विलियमसन सिंथेसिस फॉलो करता है SN2 के मैकेनिज्म को, ठीक है। और जब ये SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 के मैकेनिज्म का ऑर्डर याद है ना, प्राइमरी सबसे बेस्ट, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। तो आपने प्राइमरी हैलोल्केन ही लेने हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट इज रेजोनेंस की बात करते हैं। तो बेटा अगर मैं आपको बताता हूँ इसका रेजोनेंस, इथर कुछ इस तरह से होते हैं, इथर की बात करें कुछ इस तरह से, ये हमारा बेंजीन है, ये O है, ये R है, ठीक है। अब ये इसके रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये O, ये R और यहाँ पर ये दो लोन पेयर है। अगर किसी के पास लोन पेयर है तो अभी बता के हटाऊँ, तो वो कौन सा रेजोनेंस शो करता है, पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है, और पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा तो वो कौन सा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। और बताया भी हुआ है कि रेजोनेंस होता ही क्या है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनते हैं। नोटिस कीजिए बेटा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आगे चले, इन्होंने बॉन्ड बनाया, इससे अगला बॉन्ड आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, बॉन्ड बनाएगा और इससे अगला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, बॉन्ड बनाएगा और इससे अगला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो आप देखोगे कि कुछ स्पेसिफिक साइट पे, लाइक ये ऑर्थो साइट है, ये पैरा साइट है, फिर ये एक और ऑर्थो साइट है, इन साइट पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जो नेगेटिव से लव करता है, तो वो इस पोजीशन पे आके अटैक कर देगा, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखिए इथर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले बताता चलूँ। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके स्लाइटली पोलर होते हैं, और अगर आप ध्यान दो ROR के ROR, ठीक है, इधर भी ROR। अब देखिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ पानी में ये घुल सकते हैं, पानी में थोड़े बहुत ये घुल सकते हैं, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर को अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन दिख जाता है,
तो इसकी तरफ अट्रैक्शन शो कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ना क्या होता है, जब हाइड्रोजन को सामने फोन दिखता है, ठीक है, इसको सामने फोन दिख रहा है, फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उनकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ अभी, नो हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ओनली वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। कि अगर आप इथर्स को नोटिस करते हो तो इनके बीच में ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत कम होता है, अगर बात करूं तो लगभग अल्केन्स के बराबर ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोअर इथर जो होते हैं वेरी वोलेटाइल हाईली फ्लेमेबल, वेरी वोलेटाइल होते हैं, जल्दी वेपर बन जाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है यहाँ, ठीक है। और बहुत थोड़े से घुलते हैं पानी में, थोड़े बहुत, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाएंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहे कोई भी हो, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहे कोई भी हो, वो ऑर्गेनिक में अच्छे से घुलेगा, समझ लो। भाई भाई लव्स ईच अदर, इंडियन एक दूसरे को बहुत लव करते हैं, ठीक है, लाइक जैसे आप लोग मेरी वीडियो को लव करते हो, थोड़ा बहुत तो करते ही, आई नो। चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी ब्रोमिनेशन की। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसकी जो रिएक्शन होगी वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, तो जब भी अटैक होगा वो ऑर्थो या पैरा साइड पे ही होगा। लाइक आपने इसकी ब्रोमिनेशन की तो ऑर्थो साइड पे अटैक कर दीजिए, ऑर्थो पे कर दिया, पैरा पे अटैक कर दिया। अच्छा, बेंजीन के ऊपर जब OCH3 लग जाता है ना, इसे बोलते हैं एनिसोल। अगर आप इसकी नाइट्रेशन करते हो, नाइट्रेशन यानी HNO3 H2SO4, तो HNO3 में अटैक कौन करता है, NO2। कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो साइड पे, पैरा साइड पे, ठीक है। अगर आप इसकी एल्काइलेशन करते हो, एल्काइलेशन में अटैक कौन करता है, CH3। ओके, कुछ गलती हो गई है शायद, यहाँ पर OCH3 लगेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को इसकी करनी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अगर मैं इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर देता हूँ, देन क्या होगा भाई, अगर मैं इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करूँ तो क्या होगा। लाइक ये हमारे पास एनिसोल है, बेंजीन के ऊपर OCH3, एसाइलेशन में हम लोग रिएक्शन करते हैं विद CH3 COCl, और यहाँ पे लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो अटैक कौन करता है, CH3CO अटैक करता है। कहाँ पर अटैक करता है, ऑर्थो एंड पैरासाइट पे। तो कर दीजिए ना, ऑर्थो एंड पैरासाइट पे अटैक, ये ऑर्थो साइट है तो यहाँ पे अटैक हुआ COCH3, पैरासाइट पे भी अटैक कर दीजिए, ठीक है। ये एनिसोल है और अटैक कौन करता है, COCH3, इसने अटैक कर दिया। डन और नॉट, क्लियर है। और लास्ट इसकी रिएक्शन कर लेते हैं इथर की। तो इधर ध्यान दीजिए बेटा, क्या है भाई, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो, लाइक आपने इथर लिया, इथर इज ROR, ठीक है। इथर क्या होता है, ROR होता है। इसकी एक्शन आपने करवा दी विद HX, तो क्या होगा, बॉन्ड क्लीव करेगा भैया, बॉन्ड जो है क्लीव करने वाला है, तो क्लीव करवा दीजिए। यहाँ से आपने इस बॉन्ड को क्लीव कर दिया, इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव कर दिया, तो RO के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, और ठीक है ना, या फिर ठीक है कि नहीं, RO के साथ H जुड़ गया और इस R डैश के साथ क्या जुड़ गया, X जुड़ गया। ये सिंपल सी बात है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लाइक आपने एक इथर लिया CH3O CH3, ये एक इथर है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, विद HX, ठीक है। और HX मतलब HCl हो सकता है, लाइक मैं यहाँ पे HCl लिख भी देता हूँ, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी विद HCl। तो बॉन्ड को क्लीव कीजिए, यहाँ से क्लीव होगा, ये H इधर भेज दीजिए और ये Cl इसके पास भेज दीजिए। ये क्या बन जाएगा, CH3OH, और प्लस में क्या बन जाएगा भैया, CH3Cl, दैट्स ऑल। और ये हमारा है इथर। तो यहाँ पे हमारे अल्कोहल फिनोल इथर के जो मेन टॉपिक्स हैं वो खत्म होते हैं। अब मैं इसके मैकेनिज्म करा देता हूँ, मैकेनिज्म मैंने पहले ही कराए हुए हैं, तो वो पहले वाले ही बाद में ऐड हो जाएंगे और ऐसे हमारा वन शॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप बेटा जी आपकी जरूर हेल्प हुई होगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट है, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को चाहते हो कि सर उस पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चलो, तो उस पर ज़्यादा डिटेल में चल लेंगे। और इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी, इवन सभी लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर के नाम पे। इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, इट्स ऑन यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोज बहुत काम की वीडियोज आपके लिए आती रहती हैं, आती रहेंगी, बहुत फायदा होगा। दैट्स ऑल, ख्याल रखिए, मैकेनिज्म इसके बाद मिलेंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक मैकेनिज्म का, दादा जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अगले मैकेनिज्म की। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा मैकेनिज्म रहने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हाइड्रेशन करनी है
ये जो हमारा मैकेनिज्म है ये हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से है और प्रीवियस ईयर में कई बार बना हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, इससे बनने के चांसेस रहते हैं। मैं पहले एक बार आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म करेंगे, आपको ज्यादा वाइब्स आएंगी। और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, लाइक आपको नोट्स तो इसके टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से। ठीक है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर नोट्स आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर के, और खुद से बना लोगे तो उस जैसी तो बात ही नहीं है। तो बेटा समझ के चलो कि हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स होते किस तरह से है। मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास क्या है, एक अल्कीन है, कार्बन बॉन्ड पूरे कर दीजिए, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसमें क्या डाल दिया, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी डाल देना, और एसिडिक यानी कि एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही होगी। तो बेटा क्या होगा, ये जो एसिड है आपका, एसिड यानी कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये मूव कर जाएगा। और यहाँ पर ना मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकोफ रूल का मतलब क्या है, नथु लाल हलवाई, बताया ना, नेगेटिव विल गोज टुवर्ड्स लोअर। बाकी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो एक ही बात है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, H H, यहाँ पर C, ये H H, एक जगह पे H जोड़ दोगे, एक जगह पे OH जोड़ दोगे, तो आपका क्या बन चुका है, इथीन से इथेनॉल बन चुका है। एक थोड़ा ना अल्कीन को चेंज करते हैं, लाइक हमारे पास ये है CH3, फिर है CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग पानी जोड़ना चाह रहे हैं, H2O जोड़ना चाह रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन होगी, और कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकोफ रूल। ये जो आपका H2O है, H2O किसमें ब्रेक होगा भाई, H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। सीन क्या होता है, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टुवर्ड्स लोअर हाइड्रोजन, की जो आपका नेगेटिव पोर्शन है जो आप ऐड करें, उसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो लोअर हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो देखिए क्या होगा, CH3, फिर CH, ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा, CH2। अब नेगेटिव विल गोज टुवर्ड्स लोअर, तो लोअर तो यहाँ है ना, तो लोअर तो इसके पास है, तो नेगेटिव इसके पास चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H। ये क्या बन चुका है, यहाँ पर ये बन चुका है प्रोपेंटूल। अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा अल्कीन होता, और तरह का अल्कीन होता, मान के चलो कि कुछ इस तरह से है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप वाटर ऐड करना चाह रहे हो, मार्कोनिकोफ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में मार्कोनिकोफ रूल लगाओगे। H2 क्या होता है भाई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ से CH3, C ऊपर CH3, और ये डबल बॉन्ड किसमें बदला, सिंगल में। नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टुवर्ड्स लोअर, तो नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा OH, और यहाँ पर चला जाएगा H। तो यहाँ पर आपने तीन तरह के अल्कोहल बनाए हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल बनाए हैं। तो जब आप रिएक्शन देखते हो ना, तो टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाती है। रीजन क्या होता है कि इस रिएक्शन में ना एक बार कार्बोकटाइन बन रहा होता है, तो कार्बोकटाइन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता ही होगा कि टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्लियर है बेटा जी, सीन क्लियर है। ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को आपने सिंगल में तोड़ा तो OH चला गया, यहाँ पर भी OH चला गया, कहाँ जाएगा, लोअर के पास, इसमें भी OH चला गया, किसके पास, लोअर के पास। अब लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म क्या है इसका। तो सबसे पहले ना इसकी प्रोटोनेशन होती है। प्रोटोनेशन मतलब एक प्रोटोन आता है, ठीक है, और प्रोटोन किस तरह से आएगा, देखिए यहां पर एसिड का काम क्या है, एसिड क्या होते हैं जो अपने H पॉजिटिव को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, उस H पॉजिटिव के साथ H2O जुड़ जाएगा अपने लोन पे डोनेट करके, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। प्लीज फुल फोकस कीजिएगा। हमारे पास कोई अल्कीन है, अल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहां पर एक हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन को अगर आप लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो, H H H। ऑक्सीजन ने हेल्प की है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना अच्छे साइन नहीं है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या बोलेगा इस हाइड्रोजन को, भैया बात कुछ ऐसे है, मेरे से हो गई गलती, मैंने तेरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए वापस, भाग दे यहां से। ठीक है, तो अभी क्या होगा,
इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट हेल्प, ठीक है, इंसानियत, ये सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इंसानियत जिंदा है। तो बेटा ये जो पाई बॉन्ड है ये बड़ा वीक बॉन्ड होता है, ये इसकी हेल्प करने को जाएगा, ठीक है। इसकी हेल्प क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो इस हाइड्रोजन पे दोबारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और चार्ज हमेशा अनस्टेबिलिटी के साइन होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तरफ जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से हेल्प करेगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रहेगा, और जो दूसरे कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो कार्बन यहाँ पे आके जुड़ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और इस पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। लॉजिक क्लियर हुआ? हुआ क्या है, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड था इसने इस हाइड्रोजन की हेल्प की। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे रहा, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे इस कार्बन पे, अब देखो इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन रहा है अपना, देखो ना यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है इसने, तो हेल्प हुई है इस हाइड्रोजन की। नुकसान किसको हुआ है? इस कार्बन को, क्योंकि ये 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड था स्टिल, ठीक है। इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पर इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन चुका है? कार्बोकटायन। अब आप कार्बोकटायन बनाते टाइम एक चीज हमेशा याद रखोगे कि स्टेबल कार्बोकटायन बनना चाहिए, और सबसे स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होता है? टर्सरी, देन होता है सेकेंडरी, और उसके बाद होता है प्राइमरी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा भाई? ठीक है, हमने ये रख दिया C, इधर H H H, इधर C H H, और इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देखिए चार्ज थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बट ये हमेशा अनस्टेबल ही माने जाते हैं। तो यहां पर अभी एंट्री हो जाएगी किसकी? वाटर की। यहां पर एंट्री हो जाएगी अभी वाटर की। क्या होते हैं इसके पास? लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या होगा? अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, दे दिए जाएंगे भाई, दे दीजिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, C, इधर इसके H को लिख लो, H H H, और ये जो है ये C, इसके जो 2 H हैं वो इस तरह से लिख दोगे। अब जो वाटर आया है बेटा, वाटर ने हेल्प की है इसकी, यानी कि ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के पास क्या है? खुद के भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन ने हेल्प कर दी कार्बन की, फिर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी तो कहीं जाएगा, और वो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ जाएगा? ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ठीक है। यही काम होता है भाई, ऑक्सीजन हेल्प करने आता है, और हेल्प करते करते उस पर खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर उसे पता चलता है मैंने हेल्प तो कर दी, खुद के साथ दिक्कत होगी, फिर वो किसी और से बॉन्ड तोड़ता चलता है। अभी लास्ट स्टेप में क्या होगा देखिए, इसको नोट कर लीजिए, शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगा, और शायद नहीं, ये सच में कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा, मैं कलर नहीं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ अच्छा सा कलर कौन सा है। चलिए, ये C, इधर H H H, इधर C H H, और यहाँ पर O पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और इधर क्या लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दिक्कत वाली बात होगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने बॉन्ड को ना छीन लेगा, किससे? हाइड्रोजन से। अब आप बोलोगे सर कार्बन से क्यों नहीं छीनेगा? बेटा कार्बन की तो अभी उसने हेल्प की ना, कार्बन को तो उसने खुद अप्रोच किया, भाई मैं अपने लोन पे देता हूं, पुराने पुराने वाला जाएगा तभी तो नया वाला आएगा। ये आजकल की रिलेशनशिप की स्ट्रेटेजी होती है, पुराना जाएगा तो नया आएगा। चलिए, ज्ञान नहीं देना। तो भैया ऑक्सीजन ने उस कार्बन की हेल्प की थी, जिससे उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बोलेगा निकल, कोई जरूरत नहीं है मेरे को तेरी, पहले भी नया बॉन्ड बन चुका है मेरा। अरे भाई कहाँ गया मैं? हाँ, तो भाई कुछ ऐसा होगा भी, आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको निकाल देगा, H पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये प्रोटॉन बाहर निकल गया, और यहाँ पर C, इधर H H H, बेटा जी इधर C H H, और इधर क्या है? OH है, ठीक है। अब देखो भाई, स्टार्टिंग में प्रोटॉन की वजह से ही रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, प्रोटॉन एक तरह से कैटलिस्ट है, आया और प्रोटॉन चला भी गया, ठीक है, बट उसने अल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल में। अब मैं स्पीडली कोशिश करता हूं इस रिएक्शन को आपको दोबारा समझाने की, हुआ क्या है। सबसे पहले जो रिएक्शन होती है ये एक एसिड की प्रेजेंस में होती है, दैट्स व्हाई इसका नाम होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो एक एसिड आएगा, एसिड अपने H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, ये क्या हो गया? ठीक है, यहां पर H पॉजिटिव है, तो एसिड क्या करेगा? अपने H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, और उस H पॉजिटिव की हेल्प कौन करेगा? ये वाटर के ऑक्सीजन, बाय डोनेटिंग देयर लोन पेयर, और ये क्या बन जाएगा? ये सारे का सारा बन जाएगा H3O पॉजिटिव,
ठीक है, ये H3O पॉजिटिव यहाँ पर है। वाटर ने स्टार्टिंग में हेल्प कर दी थी, हाइड्रोनियम आयन बन गया था, बट ये हेल्प करने के बाद ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन को पता लगेगा ये तो दिक्कत हो रही है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड को खत्म करेगा हाइड्रोजन से कि भाई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, मेरे को तो बाद में पता चला कि मेरे पे तो पॉजिटिव चार्ज हो ही नहीं सकता, तो अपने इलेक्ट्रॉन को छीनने लगेगा, तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा? ये जो अल्कीन है, अल्कीन अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट मारेगा। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई में, ठीक है, किसी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड तो कार्बन के पास ही रहेगा, एक कार्बन का बॉन्ड, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव चार्ज है तो ये ही अनस्टेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पे वाटर की एंट्री होगी, वो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बट हेल्प करने के बाद इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगेन वही दिक्कत, तो ऑक्सीजन बॉन्ड को खत्म करेगा। भाई सुनो मेरी बात, बार बार हो क्या रहा है, वाटर आ रहा है, हेल्प कर रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता जा रहा है, बात खत्म, बार बार यही हो रहा है, ठीक है। पहले हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया वाटर ने, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बन इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा। अच्छा एक बात है ऑर्गेनिक में, जब दूसरे की हेल्प करते हैं ना खुद दिक्कत में आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे इस वाटर ने इसकी हेल्प की थी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर इस कार्बन ने हेल्प की थी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर कार्बन की हेल्प ऑक्सीजन ने की, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन ने किस पे पॉजिटिव चार्ज ना दिया? हाइड्रोजन पे। भाई यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। एंड रिक्वेस्ट ये है, हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा जी, प्लीज एक दो बार इसकी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और ऑर्गेनिक मैकेनिज्म सीरीज के 2 मैकेनिज्म ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। और किस किस टॉपिक से वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, और टेंशन मत लो, 100 फोड़ने हैं, 100 फोड़ेंगे, साथ मिलकर मेहनत करेंगे। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज से हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम की हेल्प करने के लिए नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और डेली आपके लिए एक वीडियो आएगी, और कोशिश यही रहेगी कि 12 बजे से पहले ये वीडियो आपको मिल जाए, सो दैट कि आप इसका फायदा उठा सको। और हमारी जो नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो है ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस का दादा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे डरते हैं, और कहीं ना कहीं ज्यादा डरते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस से, कि सर कौन से ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस करने हैं, सर पेपर में कैसे आएंगे, ये वो अलग अलग लेवल के डर हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस का दादा में टोटल 7 वीडियो आएंगी, 7 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन जो हमारे सिलेबस में है, जो या पहले पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस है, सिर्फ वही कन्वर्जन होंगे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फुल डिटेल में आपको समझाऊं, ठीक है। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। जो एक एम है हम लोग लेके चल रहे हैं कि 97 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर की पीडीएफ, अभी फायदा क्या रहेगा, इस वीडियो को देखो, समझो इस कंसेप्ट को, और फिर इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा भी वीडियोस के लिंक टेलीग्राम चैनल पर मैंने दिए हुए हैं, पीडीएफ आपको सारी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा बेटा जी हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने वीडियो बनाई थी, और मैंने आपको 7 दिनों के तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाई है। ये सभी क्लासेस जो रही थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रही थी, ठीक है, और 2-2.5 घंटे की क्लास होती थी हर एक चैप्टर की, और ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने। जिस बच्चे को ऑर्गेनिक का ओ नहीं पता उनके लिए मैंने बिल्कुल जीरो स्टार्ट किया था, और आप इसको भी देख सकते हो। उसका लिंक, क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना है बी पंचाल 10, ठीक है। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका टॉपिक है, डू एंड डाई टॉपिक, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे क्वेश्चन तो जनरली बहुत सिंपल ही बनते हैं, बट फिर भी बच्चों में रहता है कि सर मैकेनिज्म पेपर में आ गया तो हम लोग कैसे फेस करेंगे। तो बेटा आज इसका मैकेनिज्म समझते हैं किस तरह से आएगा। नाम पे चलते हैं पहले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है कोई न्यूक्लियोफाइल, भैया तभी तो इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल चेंज करता है। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम लोग न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहा जाता है भाई। बेटा जी वैसे मैंने जो वो कोर्स है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 7 डेज का, इसमें चीजें बताई हैं न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, फिर भी दोबारा बता देता हूं। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर। और न्यूक्लियस लवर का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस से लव करेगा, और न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव से लव करेगा,
और पॉजिटिव से लव करेगा तो इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाना चाहो तो कैसे दिखा सकते हो, जैसे आपके पास एक RX है, RX का मतलब हेलोल्केन है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई किसके साथ, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस से लव करेगा, पॉजिटिव से लव करेगा, खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि वो किसी एटम को, ऑब्वियसली किसी ऐसे एटम को डिस्प्लेस मारेगा जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता हो। भैया नेगेटिव की जगह नेगेटिव जाएगा ना। अब अगर किसी की गर्लफ्रेंड चली जाए तो वो नई गर्लफ्रेंड बनाएगा ना, अब बॉयफ्रेंड से काम थोड़ी चलाएगा, बॉयफ्रेंड तो नहीं बनेगा ना। वैसे कलयुग है, वो तो कुछ भी सकता है, बट जनरली क्या होगा कि इस एक्स की जगह कौन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाने वाला है। ठीक है, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ये RNu और यहां पर ये X नेगेटिव बाहर निकल गया। समझ लो कि हमारे पास एक हेलोल्केन था, उसके एक एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट मींस हटा दिया, उसकी जगह चला गया कौन, एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से जो हमारी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना दादा, दो तरह की होती हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। कौन कौन सी, पहली SN1 और दूसरी SN2। ठीक है, पहले मैं इसको शॉर्टकट में समझाता हूं कि आपके पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फिर हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। अब देखिए SN1 को बोलते क्या है हम लोग, SN1 को हम लोग बोलते हैं SN1, वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 का मतलब क्या है, सिंस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। अब बेटा SN1 क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ना ये जो रिएक्शन होती है, इसकी जो रेट होती है, इसकी जो स्पीड होती है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे अगर ऊपर वाली रिएक्शन को पे हम फोकस करें, ये वाली हमारी एक रिएक्शन है, ठीक है, तो हम इस रिएक्शन की अगर रेट लिखना चाहें इसको देख के, तो इसका रेट जो है वो सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा, और वो भी किस पे डिपेंड करेगा, हेलोल्केन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करने वाला। ठीक है, इनको मोलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके रेट सिर्फ एक पे डिपेंड करते हैं, वो भी किस पे, हेलोल्केन पे। और यहां पे अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन का रेट अगर लिखना चाहूं, सिंस ये रिएक्शन बायोमोलिकुलर है, बायोमोलिकुलर यानी कि इनकी स्पीड दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, और दो रिएक्टेंट जो भी आपको रिएक्शन में दे रखे हैं इन दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करने वाली है। तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा, RX और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, NU, दोनों पे ही रेट स्पीड डिपेंड करने वाली है। अब बात है कि सर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है। यहाँ पे रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहता है बेटा, वो रहता है SN1 के लिए सबसे बेस्ट रहता है टर्सरी, फिर रहता है सेकेंडरी, फिर रहता है प्राइमरी। एक्चुअल में तो क्वेश्चन देखिए आपके इससे ही बन जाएंगे। ठीक है, और SN2 के लिए बेस्ट ऑर्डर क्या रहता है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ये अब ये कैसे होता है, यही मैकेनिज्म है, यही हम लोगों ने देखना है, बाकी क्वेश्चन इससे ही बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं। और अगली बात है, आपको कुछ हेलोल्केन्स दिए होंगे, हेलोल्केन्स लाइक आपको दिया गया RF, आपको दिया गया RCl, आपको दिया गया RBr, आपको दिया गया RI। इसका तो समझ लो, फ्लोरोअल्केन, क्लोरोअल्केन, ब्रोमोअल्केन, आयोडोअल्केन। इनमें सबसे फास्टर इस रिएक्शन को कौन शो करेगा। देखिए बेटा यहां पर जो हमारी स्पीड डिपेंड करती है वो करती है ऑन कितने, देखिए रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बन जाना। अब पुराना बॉन्ड कितनी आसानी से टूट सकता है, अब पुराना बॉन्ड टूटता है बॉन्ड लेंथ जिसमें सबसे बड़ी हो, और बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है आयोडो की। ये दोनों के लिए सेम ऑर्डर रहता है, आयोडो की सबसे फास्ट होती है, फिर Br की, फिर Cl की, और सबसे कम होती है F की। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर लिविंग ग्रुप मैटर करता है, और सबसे बढ़िया जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है वो RI है। तो बेटा ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, सारे क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब मैकेनिज्म्स की तरफ चलते हैं, कई सारी टर्म्स आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। एक सेकंड में यहाँ पे एक पेज की और एंट्री कर देता हूँ सो दैट थोड़ा सा और समझ में आ जाए। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर टर्सरी किसे कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी किसे कहते हैं हम लोग, प्राइमरी किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए
अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगे हुए हैं। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया और बाकी जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 जगह पे CH3 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों जगह पे CH3 लगा दिया। आई होप आपके लिए अभी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। जिस कार्बन पे ग्रुप लगा है, अगर वो कार्बन अपने 3 बॉन्डों में से एक बॉन्ड कार्बन के साथ पूरा कर रहा है, नोटिस कीजिए कि ये अपना एक बॉन्ड कार्बन के साथ पूरा कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास प्राइमरी हैलोजेन है। जिस कार्बन से, अब यहाँ पे चेक कीजिए, तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन अपने 2 बॉन्ड कार्बन से पूरा कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है। अगर हम इस कार्बन को चेक करें, जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आगे 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ, तो बेटा जी इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं टर्सरी। बोल क्या सकते हैं, बोल लेंगे ही, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, टर्सरी बोल देने वाले हैं। याद रहेगा? आई होप भूलोगे तो नहीं, मैंने क्या समझाया है। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ में आ गया होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का क्या फंडा है, ठीक है। इवन यहाँ पे आप लोग ट्रिक भी बना सकते हो, बनाना चाहो तो, कि भैया प्राइमरी के लिए प्राइमरी ही बेस्ट नहीं है, प्राइमरी सबसे पीछे है, और SN2 तो उसका उल्टा ही होता है। चलिए अब मैकेनिज्म्स की तरफ चलते हैं। बेटा मैकेनिज्म किस तरह से होता है SN1 में? SN1 में क्या होता है, SN1 की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन्हें क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट भी कौन सा होता है, वो अल्काइल हैलाइड। और जैसे कि मैंने आपको बताया SN1 के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे जब हम मैकेनिज्म करते हैं ना, इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन किसे कहते हैं, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कार्बोकटायन बनता कैसे, फोकस कीजिए। आपने एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया, क्योंकि टर्सरी सबसे बेस्ट होता है ना, आपने एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है सर, ले लिया। अब ये Cl, अभी देख रहे हो कि ये कार्बन हाइड्रोजन तो एक जैसी चीज है, बट ये Cl अलग सी चीज है। Cl कह रहा है मेरे को अलग जाना है, तो ये कार्बन क्या पूछेगा, अपने दोस्तों से पूछेगा, भाई ये जाना चाह रहा है, मैं इसको जाने दूं क्या? तो क्या बोलेंगे, जान दे, हम है तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब इसको भेज देंगे। बट देखिए ये एक स्टेबल कंपाउंड है, न्यूट्रल जो भी होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो ये बाहर जाना चाह रहा है, तो ये जो होगा ये एक स्लो स्टेप होगा, क्योंकि हम स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। Cl यहां से बाहर चला गया, ठीक है, Cl की जगह पे हैलोजन लिख दोगे तब भी चलेगा। और यहाँ पे जब Cl नेगेटिव अपने साथ चला गया, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये कार्बोकटायन स्टेबल है। देखिए कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं आपको बताता चलूं, आप खुद भी बता दोगे। चलिए जैसे ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हर जगह पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें 2 जगह पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें एक जगह पे CH3 लगा हुआ है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बेटा जी पॉजिटिव चार्ज किस चीज को दिखाता है, पॉजिटिव चार्ज दिखाता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी को, ठीक है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, और फोकस करो, ये जो मिथाइल ग्रुप माने जाते हैं या अल्काइल ग्रुप माने जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माने जाते हैं। तो इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और इसका एक दोस्त है जो इसको इलेक्ट्रॉन खिला रहा है कि भाई मेरे पास है तू खा ले। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसके 2 दोस्त है जो इसको खिला रहे हैं, इसके भी मजे हैं। ये है, ये भूखा है, इसके 3 दोस्त और इसके तीनों दोस्त इसको खिला रहे हैं। तो खुद से बताओ कि सबसे ज्यादा मजे किसके हैं, जिसके 3 दोस्त होते हैं उसको खिलाएंगे। तो टर्सरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर सेकेंडरी, ये हमारे पास है टर्सरी, ये हमारे पास है सेकेंडरी, और ये हमारे पास है प्राइमरी। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है, ठीक है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए।
चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया कि ये Cl बाहर चला गया, इन CH3 ने उसको जाने दिया क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है और टर्सरी कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये हमारा है स्टेप नंबर 1। क्या है ये हमारे पास, स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बना दिया हमने कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है भाई हमारा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहां पे क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर देना है, करवा दीजिए। ठीक है कि नहीं, अभी जैसे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे CH3 लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल ना यहाँ पे दो तरफ से अटैक कर सकता है, क्योंकि देखिए ये साइड भी खाली है, इस साइड भी कोई नहीं है, तो या इस साइड से भी अटैक हो सकता है और इस साइड से भी अटैक किया जा सकता है क्योंकि इस साइड भी कोई नहीं है। तो दोनों तरफ से अटैक होगा और अटैक कुछ इस तरह से हम लोग करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए C पॉजिटिव, C पे क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और यहाँ पर CH3 CH3 और CH3 प्लस में एक और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा जी, C न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ने पीछे की तरफ से अटैक किया, और ये CH3 CH3 CH3। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या कर रहे हो आप, आगे से अटैक पीछे से अटैक, ये फंडा क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट फंडा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बने हुए हैं कि जो SN1 का मैकेनिज्म है उसमें ये क्या होता है। देखिए सिंस अगर आपको पता हो हमारा जो ग्रुप गया है वो इसी तरफ से बाहर गया है, इसी तरफ से ग्रुप बाहर निकला और इसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, तो जिस तरफ से ग्रुप बाहर गया है उसी तरफ से अगर अटैक हो जाए तो इसे बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसे, रिटेंशन बोलते हैं। और देखिए जिस तरफ से हमारा ग्रुप बाहर गया है, यहां से हमारा ग्रुप, यहां से इस तरफ से हमारा ग्रुप बाहर गया है, बट हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस तरफ करवाया, चेक कीजिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड में है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इन्वर्जन। और यहाँ पे दोनों काम होते हैं, यहाँ पे दोनों काम होते हैं। जब आप SN1 को देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि नहीं यार दोनों काम कहाँ पे नहीं हुए हैं, यहाँ पे दोनों काम हुए हैं। और क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं, क्योंकि इन भाई साहब में SN1 में कौन बनता है, SN1 में हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया कि टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से बेटा क्योंकि यहाँ पे यही स्लो स्टेप है, और यही जो स्लो स्टेप है ना इसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। तो इसी वजह से SN1 की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है वो ये रहता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब बात करते हैं SN2। डोंट वरी, एक बार जल्दी से सम अप भी करेंगे, आपको एक एक चीज फिर बाद में और क्लियरली समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब SN2 के मैकेनिज्म की बात बोलते हैं। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, बताया था SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है पता ही होगा, इसमें सबसे बेस्ट रहता है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी और फिर है टर्सरी। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, अब ये क्यों है, उसमें तो वो चलो आपने समझा दिया कि कार्बोकेटाइन था, कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब इसमें बताओ क्या फंडा है सर। देखिए बेटा इसमें क्या है, नाम पे चलो कि इसका नाम क्या है, SN2 है। SN2 यानी दोनों मॉलिक्यूल की प्रेजेंस जरूरी है। अगर आपने देखा हो उसमें जो मेन स्टेप था उसमें सिर्फ एक ही बंदा था, मेन स्टेप में सिर्फ एक ही था, बट यहाँ पे दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है कि नहीं, यानी कि हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए कार्बन, और यहाँ पे सारा काम ना एक ही स्टेप में हो जाता है। और अगर एक ही स्टेप में करना है तो मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करता हूं, और एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, प्राइमरी हैलोल्केन लिया, प्राइमरी हैलोल्केन ले लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लगा हुआ है Cl। ये हमारे पास एक हैलोल्केन है। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो Cl की जगह पे मैं X भी ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, ये प्राइमरी हैलोल्केन है। अब आपको दिख रहा होगा कार्बन हाइड्रोजन तो जन्म जन्म के साथी हैं, बट ये हैलोजन इनके जन्म जन्म का साथी नहीं है। ये हैलोजन इसको बोलता है भैया मुझे जाना है, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन से पूछेगा भैया ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे को जाना है, ये मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा,
और मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुम लोग मेरी हेल्प कर दोगे क्या? तो ये क्या बोलेंगे, ना भाई ना। देखिए अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। जब वहां पे इस हैलोजन ने बोला था कि मुझे जाना है, जब इस हैलोजन ने बोला कि मुझे जाना है, तो इसने अपने फ्रेंड से पूछा, तो इसके तीनों फ्रेंड्स ने क्या बोला, जान दे। और यहाँ पे इसके फ्रेंड कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि तू जाने दे। ये हैलोजन नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटली अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही काम देख रहा है कोई एक पड़ोस में बैठा हुआ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल देख रहा है कि यार ये कार्बन ना बहुत देर से दुखी है, किससे एक नेगेटिव बंदा चला जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, भाई सुन मेरी बात, तू टेंशन मत ले, मैं हूं, तू जान दे इसको, तो इसको जान दे, मैं तेरे साथ रहा। अब चेक कीजिए बेटा, हैलोजन निकलना चाह रहा है और दूर एक नेगेटिव बंदा, नेगेटिव अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, मान के देखिए यहाँ पे इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्या बताता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, भाई तू जाने दे, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो इसको निकलने दे। तो ये क्या कहेगा, ठीक है भाई, अच्छी बात है। एक टाइम बेटा जी ऐसा आता है जब इस कार्बन ने इन सब के साथ बॉन्ड बना लिया होता है। ठीक है, ये हैलोजन यहां से निकलना चाह रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इवन ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये एक अम्ब्रेला टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है। नोटिस कीजिए ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, एक अम्ब्रेला टाइप से स्ट्रक्चर बन गया है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि हैलोजन यहां से बाहर निकल चुका होगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ चुका होगा। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे जुड़ चुका है, बिल्कुल बढ़िया हुआ। बट आप एक चीज देखिए, इसमें कहां से अटैक हुआ है, जहां पे हमारा ग्रुप लगा हुआ था पहले, या उसकी बैक साइड से, इसमें पीछे से अटैक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप SN1 की बात करोगे तो यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत आसान था। और यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे अभी ग्रुप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो पीछे से ही, पीठ पर ही वार करेगा। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या हुआ है एक्चुअल में, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारी क्या हुई है, इन्वर्जन। क्या हुआ है बेटा जी, इन्वर्जन। ठीक है, इसमें पीछे से पीछे पे अटैक हुआ है, पीठ पे अटैक हुआ है, तो ये क्या है, इन्वर्जन है। क्लियर है, बस ये बात, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब SN1 SN2 में आप लोग वैसे डरते रहते हो, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। SN1 है, SN2 है, ठीक है कि नहीं। और SN1 SN2 में बताओ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो मैंने आपको बता ही दिया। मेन स्टेप क्या है जिस बेस पे आप ये कर रहे हो, देखिए जो मेन स्टेप है, जो सबसे जरूरी स्टेप है, वो है SN1 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। SN1 में कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। SN2 में क्या फंडा है, SN2 में अटैक करना है। अब अटैक सबसे आसान किस पे हो सकता है, तुम मुझे खुद पे बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, आपको खुद बताना मुझे कि जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, H H H यहाँ पे X, ठीक है, फिर कार्बन इधर CH3 CH3, एक मिनट, यहाँ पे क्या लगा है, H, और यहाँ पे H, यहाँ पे X, ठीक है, फिर यहाँ पे C और CH3 H X, और यहाँ पे C के पास फिर दोबारा CH3 X। ठीक है, ये तो हमारे पास मिथाइल है, ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। देखिए ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये बल्कि ग्रुप माने जाते हैं, मतलब ये कार्बन के बॉडीगार्ड और बड़े बड़े बॉडीगार्ड है। हाइड्रोजन बड़ा बॉडीगार्ड नहीं है। यहाँ पे इसके 2 दोस्त है, बहुत बल्कि है। यहाँ पे इसके तीनों दोस्त जो है बहुत बल्कि हैं, क्राउड बहुत ज्यादा है, एक तरह से अटैक नहीं होने देंगे। सबसे अटैक करना आसान का है जिसके बॉडीगार्ड छोटे छोटे हैं, इस पे अटैक बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर इसका एक बॉडीगार्ड है, इस पे भी अटैक हो सकता है। इसके 2 बॉडीगार्ड है, थोड़ा मुश्किल होगा, इस पे अटैक और मुश्किल होगा। यहाँ पे क्या मैटर करता है, यहाँ पे एक्चुअल में स्टेरिक हिंड्रेंस जो है मेन रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना, और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे जिसमें कम सबसे स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां पे अटैक सबसे अच्छा है, तो प्राइमरी पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पेपर में लिख सकते हो कि SN2 में ये ऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करती है।
ठीक है, अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल ने, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल आसानी से किसमें अटैक कर सकता है, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। बेटा जी क्लियर होती है ये बात, बस और कुछ भी नहीं है SN1 SN2। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपसे SN1 और SN2 के लिए पूछा जाए कि कौन सबसे बेस्ट है, RI बेस्ट है या RCl बेस्ट है या फिर RF बेस्ट है या फिर RBR बेस्ट है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है। चलिए दैट्स ऑल, बहुत आसान था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। स्टिल कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग मुझे बता सकते हो, एंड और किस किस टॉपिक से वीडियो बनानी है वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। फॉर श्योर मैं आपके लिए वीडियोस, नोट्स और जो भी कुछ मैं कर सकता हूँ मैं जरूर कर दूंगा। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।